नमस्कार दोस्तों। हु किल जेसिका एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में एक स्टोरी थी कि जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था दिल्ली में। उसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे विनोद शर्मा, उनका बेटा मनु शर्मा मुलजिम था। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। और उसमें प्रूव हुआ कि जांच में कि उसने हत्या करी। कांग्रेस सरकार के ही दौरान कार्रवाई हुई, चार्जशीट हुई। चार्जशीट के बाद वो गिरफ्तार भी हुआ और जेल भी गया। वो जेल में था। विनोद शर्मा तड़पड़ा रहे थे कि कैसे उसे बचाया जाए, छुड़ाया जाए। उनके एक रिलेटिव उस समय कानून मंत्री बन के आए कांग्रेस की सरकार में। अदालत आप जानते हैं, तो जज साहब ने फैसला मनु शर्मा के पक्ष में दे दिया, मनु शर्मा को बरी कर दिया। उस समय एक फिल्म बनी हु किल्ड जेसिका। पूरे देश में प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुए और हाई कोर्ट ने उस केस की सुनवाई की। राम जेठमलानी जैसा व्यक्ति बचाने के लिए मनु शर्मा के पूरी जी जान लगाए हुए। बहरहाल मनु शर्मा को हाई कोर्ट ने सजा दी और कांग्रेस पार्टी के उन मंत्री जी को कुछ वक्त बाद कानून मंत्री के पद से हटना पड़ा। यह कांग्रेस सरकार। बाद में वही विनोद शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। उनकी पत्नी बीजेपी की सांसद है। उनका दूसरा बेटा कार्तिक शर्मा राज्यसभा सदस्य है हरियाणा से बीजेपी का। अब सोचिए, बीजेपी के सहयोग से। अब यहां पर मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह होती थी कांग्रेस की नीति। यदि उसके समय में कोई भी उसका बड़े से बड़ा नेता या उनका परिवार भी फंसता था तो उसे गिरफ्तार करते थे, जेल भेजते थे, सजा भी कराते। और यदि कोई बचाता था तो उससे भी सजा देते थे। बहरहाल वो जज साहब प्रमोट हो गए थे, हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन बचा नहीं पाए। उन्हें इनाम मिला। अब आता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ने एग्री किया और दोनों ने एग्री करके कमेटी बनाई और उस कमेटी ने मनु शर्मा की सजा माफ कर दी। सजा माफ कर दी। अब उसमें क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह रहा हूं, दोनों ने मिलके यह काम किया। तारीख थी 13 मई 2020 और उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस थे सत्यगोपाल। राज्यपाल, उपराज्यपाल थे अनिल बैजल जो बीजेपी के थे, और मुख्यमंत्री आप जानते हैं खुद अरविंद केजरीवाल थे, और सत्येंद्र जैन जो ईडी मामले में बाद में गिरफ्तार भी हुए, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कमेटी में थे। अब आप समझ लीजिए, न्यूज सजा माफ। अब आ जाता हूं दूसरी चीज। 2008 में मालेगांव का ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में 6 लोग मरे। तमाम सालों तक केस बड़ा पुख्ता माना जा रहा था, अदालत बार बार कह रही थी। अचानक उसकी सुनवाई को डिले कराया गया और कराते कराते यह स्थिति हुई। 2018 में इसकी सुनवाई शुरू हुई और जब 2025 में इसका फैसला आता है तो अदालत कहती है सबूतों से यह गायब है, यह गायब है, यह गायब है, यह फर्जी है, यह फर्जी है, यह गायब है। यह विश्वसनीय नहीं, फर्जी नहीं कहती, विश्वसनीय नहीं। क्या विश्वसनीय है, क्या विश्वसनीय नहीं, बहरहाल अदालत का अपना अख्तियार है। लेकिन सबूतों के अभाव में वह महिला जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसका दोस्त कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी हो गए।
हेमंत करकरे जिन्होंने अपनी जान दे दी इस केस के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करते, क्योंकि इसी के बाद में उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी, जिस साजिश के तहत मुंबई में ब्लास्ट हुए थे और उस ब्लास्ट में उनको और उनकी टीम को मार डाला गया था। जी हां, असली ब्लास्ट उनके ही लिए हुआ था, वो अलग की बात है, उसे कॉमन दिखाया गया था। और उस समय भी संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, नरेंद्र मोदी मुंबई आकर के प्रेस से वार्ता कर रहे थे। उसी दौर की एक और घटना बता देता हूं। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, सैकड़ों लोग यात्री मरे थे, सब कुछ हुआ था, उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार में ट्रायल चला और सब बरी हो गए। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं, वो उसमें थे, बरी हो गए। अब एक और घटना का जिक्र कर लेता हूं। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में जो आरोपी थे 1 दर्जन, वो सभी आरोपी हाल में बरी हो गए हाई कोर्ट से। पहले उनके सारे सबूत बिल्कुल पुख्ता थे जिनके आधार पर उन्हें सजा हो रही थी, और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया 19 साल बाद, ये 17 साल बाद ये बरी हो गए। और इसके पहले इंद्रेश कुमार का बता ही चुका हूं, जो मुस्लिम चेहरे लेकर के घूमते हैं, आरएसएस से मिलवाते हैं, आरएसएस प्रमुख से मिलवाते हैं। और आरएसएस प्रमुख की वह बात भी याद रखिए कि बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए छोटी छोटी आहुतियां तो देनी पड़ती हैं, समझा करिए। अब आप याद करिए सोहराबुद्दीन हत्याकांड, कौशल इनकाउंटर और कौशल बी हत्याकांड और तुलसीराम का फर्जी इनकाउंटर, ये सारे इनकाउंटर, इनमें अमित शाह मुल्जिम थे, गुलाब सिंह कटारिया मुल्जिम थे और ओम माथुर मुल्जिम थे। सारे पुख्ता सबूत थे। अमित शाह तड़ीपार घोषित हुए थे और सब सबूतों के बाद 2018 में जब इनकी सरकार आने के बाद ट्रायल हुआ तो वो बरी हो। तो मैं ये उदाहरण इतने सिर्फ क्यों दिया कि इनमें भी वही सवाल है, हु किल्ड, हु किल्ड। आज सवाल पूछ रहा, हेमंत करकरे मर गए, वो मर गए, सब मरते चले जा रहे। और जिन जिन ने सबूत दिए, जो चश्मदीद गवाह बने और कुछ हुआ, उन्हें या तो मुल्जिम बना दिया गया या मार दिया गया, या जिस जज ने लोया ने सुनवाई करी उसका संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ, और इसी तरीके से तमाम सारे केस हुए। किसने किया, कब किया, क्यों किया? आप याद करिए, ईडी 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 चिल्लाते हैं और ईडी के केस होते हैं। जब भी कोई नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में ज्यादा बोलता है तो ईडी छोड़ दी जाती है, और ईडी को नरेंद्र मोदी का पालतू कहा जाता है, राजनीतिक हथियार इस्तेमाल किया जाता है। उसने 10 साल में 5,892 केस रजिस्टर करे, 5,892 केस, जिसमें वो 1,398 केस ही अदालत ले जा सकी। यह बात सदन में बताई है सरकार। और इसमें सबसे बड़ी बात, इन सारे इतने हजार केसेस में सिर्फ 8 केसेस में सजा हुई, बाकी किसी में सजा नहीं। मोडस ऑपरेंडी क्या है? लेकिन जिन 25 राजनीतिज्ञों के खिलाफ इन्होंने ईडी छोड़ी थी, उनमें से 23 भाजपा के साथ या भाजपा की सहयोगी दलों के साथ। इसी तरीके से जहां जहां ईडी जाती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कैसे सरेंडर होता है? तो सरेंडर का यह क्रम है। जो सरेंडर हो गया वो ये है, जो नहीं सरेंडर हुआ वो झेलता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं, यह बात राहुल गांधी ने कही थी। क्यों कही थी? यह संसद में साबित हुआ जब राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना वक्तव्य दिया। उसमें कहा कि 1 बजे, रात 1:05 पे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर अटैक किया गया, और उसके बाद 1:35 पर पाकिस्तान को फोन करके यह बता दिया गया कि हमने सिर्फ उनको टारगेट किया है जिन पर हमें शक है कि
वो हमारे यहां आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार। और उसने यह भी कह दिया कि जो जिम्मेदार हैं उनको सिर्फ मारना है, आपसे लड़ाई करना नहीं है, आपके सैन्य ठिकानों पे या अन्य ठिकानों पर हमला करना नहीं है, इसलिए आप इसमें अन्यथा ना लें, हम लड़ना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, पहले ही सरेंडर आधे घंटे में। बहरहाल फिर भी एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उनके इनकाउंटर्स का बता ही चुका हूं, इस पे विस्तृत कि किस तरह से 3 बार तो उसके मास्टरमाइंड बदले हैं। जिसको अभी मारा है, कहा है कि पहलगाम का ये मास्टरमाइंड है, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया और मार दिया। तो अब जो चीजें हैं उन पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सारा इनका इतिहास है। अब आ रहा हूं कि इन सब के बाद में जो सबसे बड़ी बात कि सरेंडर की बात जब वो करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का 5:00 पे एक ट्वीट आता है और वह कहता है, उसके बाद में उनके जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनका ट्वीट आता है और उसके बाद में भारत के विदेश सचिव आधे घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारा सीज फायर हो गया है। यानी जो निर्देश उन्होंने ट्वीट से दिया था वही पालन हुआ। तो हु किल्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? हु किल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया? हु किल्ड डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। फिर से ट्रंप सरकार, उसके लिए यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। उस ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा हमला किया और भारत के ऊपर हमला किया है, भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला किया है। उसने कहा है कि भारत आतंकवादियों का सहयोगी बन रहा है। हम पाकिस्तान को कहते आ रहे हैं, वो भारत को कह रहा है ईरान से पेट्रोलियम खरीदकर, ईरान से तेल खरीदकर भारत जो है वो नुकसान कर रहा है और दुनिया की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है और वो आतंकवादियों की मदद कर रहा है। और ट्रंप ने 6 भारतीय कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन कंपनियों में अल केमिकल सॉल्यूशन है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल है, जुपिटर डाई केम है, रमणी क्लाल एंड कंपनी है, परसिस्टेंट पेट्रोकेम है, कंचन पॉलीमर। और कहना है कि इन कंपनियों ने भारतीय कंपनियों ने ईरान के साथ व्यापार किया और उस पैसे से आतंकवाद की मदद की गई। सोचिए, भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकी बोलता है और सही बोलता है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को तो आतंकी देश नहीं बोलता है, भारत को कह रहा है आतंकियों के सहयोगी। पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधी समिति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसका उपाध्यक्ष बनवा देता है। भारत के ऊपर, भारत के व्यापारियों पर आतंकियों के मददगार होने का टैग लगा देता है। अब अमेरिका का ये क्या डायरेक्ट एक्शन है, इनडायरेक्ट एक्शन है, या आतंकियों का एक्शन? क्या वो कर रहा है? और इसके बाद ट्रंप बोलता है कि भारतीय इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी। ट्रंप कहता है भारत पाकिस्तान से क्रूड खरीदेगा और इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने जो चीजें बोली उसमें आप ये समझ लीजिए कि भारत को जिस तरीके से वो लगातार बेइज्जत कर रहा है, इसके बाद आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो वैसे पहले ही बता चुके हैं भारत की इकोनॉमी मर रही है, चेताते चले आ रहे हैं। और अडानी अंबानी तो पहले ही समझ बैठे थे, इसीलिए भारत में वो बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार की कंपनियां खरीद के, दूसरी और कंपनियां खरीद के, एनसीएलटी से सस्ते दरों पे खरीद के उससे धंधे कर रहे हैं, सरकार से धंधे कर रहे हैं और पैसा विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में नहीं कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, ट्रंप ने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, चाहे तो दोनों अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को
60 ले डूबे। अब आप सोचिए, इस तरह से कहता है, फिर कहता है अमेरिका का भारत के साथ वैसे भी बहुत कम व्यापार है क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, रूस के साथ भी हमारा व्यापार ना के बराबर है, बेहतर हो ऐसा ही बना रहे। तो आप यह सोच लीजिए कि भारत को किस तरीके से डूब जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कह रहा है। चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, हमारे नरेंद्र मोदी तो हाउडी मोडी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, अरबों रुपया इवेंट पे खर्च करा उन्होंने भारत का, और आपको घुमाने के लिए चाहे ताज हो चाहे दिल्ली हो, सब जगह ऐसे बिछे थे लग रहा था भगवान आ गए। और ऐसी स्थिति में भी यदि अमेरिका इस तरह से करता है और भारत पर आतंकियों की मदद का टैग लगाता है तो भारत की तो पूरी नीति खराब हो जाती है। किसने किया ये, कौन कर रहा है? हु इज किलिंग इंडिया? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मारा जा रहा है, यानी उसकी किलिंग हो रही है, भारत के कानून की किलिंग हो रही, भारत के जस्टिस की किलिंग हो रही है। हु किलिंग? तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये हो रहा है। राहुल गांधी लगातार आईना दिखा रहे हैं। 3 रोज पहले भी उन्होंने कहा था कि इसके अलावा बहुत बड़े इन्वेस्टर भारत के बसंत महेश्वरी ने सरकार को आईना दिखाया था। अगर देखें, और अडानी अंबानी का बता ही चुका हूं कि वो भारत में इन्वेस्ट करने की बजाय बाहर कर रहे हैं, यहां पर यहीं के पैसे से खेल कर रहे हैं, सरकार के पैसे से खेल कर रहे हैं, सरकारी बैंकों से पैसा उठा के खेल कर रहे हैं और भारत को कर्जदार बना। भारत ने इनका इतनी बड़ी रकम माफ करी और देश के लोगों पे टैक्स 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 जोड़ दिया। अभी पंजाब नेशनल बैंक का ही रिकॉर्ड आया, उसने करीब 9,000 करोड़ रुपया लोगों से उस बात के वसूल लिए 5 साल में कि वो मिनिमम बैलेंस नहीं वो कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, इस नाम पे, पेनाल्टी के नाम। और अमेरिका भारत पर पेनाल्टी लगा रहा है, जो भारत एक संप्रभु देश है, जिसे संप्रभु बना के खड़ा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सभी जान देते रहे। इंदिरा गांधी इस देश में शहीद होके चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, झुके नहीं। हेनरी किसिंजर के आगे जाकर के मत्था नहीं टेका, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। किसी को फिर से ट्रंप सरकार नहीं किया उन्होंने, फिर से बराक ओबामा नहीं किया, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन मनमोहन सिंह ने अमेरिका को झुका दिया था, अमेरिका की नीति चेंज कराई थी, कानून में बदलाव कराया था न्यूक्लियर डील के मामले में, और उसमें न्यूक्लियर डील के मामले में साफ साफ यह किया था कि कैसे आपको हमें छूट देनी पड़ेगी, और देनी पड़ी, दी उन्होंने भारत को। लेकिन आज उलट हो रहा है, वो कह रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है, आप किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किससे व्यापार करेंगे, नहीं करेंगे, जो करेंगे कैसे करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी राष्ट्रीय नीति है, हम डिसाइड करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इससे समझिए, इस तरह से करके भारत को नुकसान दे रहा। अब भारत क्या करेगा यह नहीं बोल पा रहा है, और नरेंद्र मोदी के अंदर यह हिम्मत नहीं है। इस तरह वो सरेंडर हो गए कि वो ट्रंप को यह नहीं कह सकते कि ट्रंप झूठा है, मक्कार है, उसने गलत बोला है। वो यह नहीं कह पा रहे हैं कि चीन ने हमारे देश के खिलाफ साजिश में साथ दिया है पाकिस्तान का, हम उसे सबक सिखाएंगे, नहीं कह पा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, 1971 का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा था, और पाकिस्तान और ये सारे हमारे खिलाफ थे, पाकिस्तान से तो लड़ाई चल रही थी, चीन भी हमारा दुश्मन। और ऐसी स्थिति में भी इंदिरा गांधी छिपी नहीं थी, डरी नहीं थी, बोल रही थी डंके की चोट पे, और दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिसंबर 1971 को खड़े होकर गरज रही थी और अमेरिका और चीन का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे रही। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं ले सकते,
हिम्मत नहीं है, कांप रहे। हु किल्ड इंडिया? आज तो यही सवाल बनता है। सोचिए, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, मान लेते तो शायद यह अपमानजनक स्थिति न देखनी पड़ती।